नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। 2019 के चुनावी द्वंद्व में अपनी विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी ने महामंथन शुरू कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाल के उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी का खास फोकस पश्चिमी यूपी पर है और यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस कुंभ का आयोजन मेरठ में करने का फैसला हुआ। दरअसल पश्चिमी यूपी में दलित समाज के लोगों की बहुतायत है और उपचुनाव में मुंह की खाने के बाद बीजेपी विपक्षी दलों से अब पार पाने की जुगत में। मेरठ के क्रांतिकारी इतिहास के बहाने बीजेपी जातीय समीकरणों को साधने में कोशिश कर रही है। बीजेपी के सियासी कुंभ का शुभारंभ तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों हुआ, लेकिन समापन कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। वैसे भी बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि दिल्ली के सिंहासन तक का सफर अगर तय करना है तो यूपी में 2014 का प्रदर्शन हर हाल में दोहराना ही होगा। लेकिन ऐसे में कुछ सवाल भी हैं जिनका जवाब जानना जरूरी। सवाल ये कि विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर सपा बसपा का गठबंधन तो तय, लेकिन आरएलडी और कांग्रेस जैसी पार्टी भी इस गठबंधन में अगर शामिल होती है तो वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी का गणित गड़बड़ा सकता है। हालांकि इस गठबंधन में अभी कई पेच भी हैं जिनको वक्त रहते अगर नहीं सुलझाया गया तो इसका खामियाजा विरोधी दलों को भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि किसानों का मुद्दा हो, दलितों की उपेक्षा के लग रहे आरोप हों या फिर बेरोजगारी का मुद्दा, बीजेपी इसकी काट कैसे निकालेगी। आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक मेरठ में शुरू हो चुकी है। कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश और केंद्र सरकार के तमाम मंत्री भी मौजूद थे। कल समापन कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे की ओर से कहा गया कि मेरठ क्रांति की भूमि रही है और क्रांति की इस भूमि पर ही 2019 के लोकसभा चुनाव का रोडमैप इस पर मुहर लगेगी। मेरठ में आपको बता दें कि 21 साल बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र खोजने के लिए मेरठ में बीजेपी का 2 दिन का महामंथन शुरू हो गया है। कई मायनों में खास मानी जाने वाली बीजेपी की उत्तर प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक का केंद्रीय गृह मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने शुभारंभ किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्र और प्रदेश सरकार के तमाम बड़े मंत्री मौके पर उपस्थित हैं। इस सियासी कुंभ में यूपी के सभी पार्टी सांसद, विधायक, जिला और महानगर अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी मिशन 2019 की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति। हम राजनीति कर रहे हैं, हमारी जो राजनीतिक यात्रा का यह दौर चल रहा है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, संप्रभुता की रक्षा के लिए चल रहा है। पहली बार हुआ है कि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे हैं और 50,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आज पाइपलाइन पर है। उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे अच्छा केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल दोपहर तक मेरठ पहुंचेंगे, जिसके बाद बीजेपी के यूपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे संगठनात्मक गतिविधियों की रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनावों तक चलने वाले अभियानों और कार्यक्रमों का ब्यौरा भी पेश किया जाएगा। रविवार को ही यूपी में 73 से अधिक सीटों को जीतने और वोट प्रतिशत 51% तक बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर व्यूह रचना भी तैयार की जाएगी। सपा, बीएसपी और दूसरे विपक्षी दलों के प्रस्तावित गठबंधन के मद्देनजर और पश्चिम यूपी में दलितों की बहुतायत होने के कारण इस क्षेत्र के गढ़ मेरठ में ये बैठक होना अपने आप में अहमियत रखता है। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में मुंह की खाने के बाद बीजेपी अब विपक्षी दलों से पार पाने की जुगत में जुट गई है। पार्टी अब सपा के यादव समाज और बीएसपी के जाटव समाज के वोट बैंक से इतर गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों को साथ लेने की जुगत में लग गई है। इसी के तहत अभी हाल में प्रजापति, राजभर और नाई समाज के सम्मेलन किए गए। गैर जाटव दलित समाज के लोगों को सरकारी उच्च पदों पर बिठाने के अलावा उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य बनाया गया। अब कार्य समिति में लोकसभा चुनावों तक चलने वाले आगे के कार्यक्रम और अभियानों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। 2 दिन की इस बैठक के दौरान बीजेपी 1857 की क्रांति से आने वाली मेरठ की हस्तियों के बारे में भी अतिथियों को रूबरू कराएगी।
मेरठ के इतिहास के बहाने जातीय समीकरणों को साधने की भी तैयारी है। बीजेपी ने जहां कार्यक्रम स्थल का नाम माता दीन वाल्मीकि रख दिया है, वहीं शहर भर में हुई सजावट में 1857 की क्रांति की सियासी झलक भी नजर आ रही है। इस बार दिल्ली चलो स्लोगन का लक्ष्य मिशन 2019 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 1857 की क्रांति में मेरठ से दिल्ली चलो का नारा गूंजा था, जिसका इस्तेमाल बीजेपी अब 2019 में दिल्ली का सिंहासन हासिल करने के लिए कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दरअसल बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि दिल्ली के सिंहासन तक का अगर सफर तय करना है तो उत्तर प्रदेश में 2014 के प्रदर्शन को हर हाल में दोहराना होगा। लेकिन कुछ सवाल भी हैं जिनका जवाब जानना आज बेहद ज़रूरी है कि विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर सपा बसपा का गठबंधन तो तय है, लेकिन आरएलडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी अगर इस गठबंधन में शामिल होती हैं तो वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी का गणित गड़बड़ा सकता है। हालांकि इस गठबंधन में अभी भी कई पेच हैं जिनको वक्त रहते अगर सुलझाया नहीं गया तो इसका खामियाजा भी विरोधी दलों को उठाना पड़ सकता है और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। सवाल यह है कि बीजेपी अपनी इस रणनीति में क्या वाकई में कारगर साबित होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। ओंकार नाथ सिंह जी हैं लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप नेता हैं बीजेपी के। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता अनंत दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत बीजेपी से ही करना चाहूँगा। ये जो संजय सिंह जी मंथन का दौर चल रहा है, इस मंथन से अमृत निकलेगा, इस बात की कितनी उम्मीद है और क्यों? अक्षय जी, बिल्कुल मंथन चल रहा है और अमृत निकलेगा इससे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में लगातार सभी वर्ग और सभी जाति समुदाय के लिए निरंतर काम कर रही है। जो कांग्रेस यूपीए के सरकार में जो निराशा का घोर माहौल बना हुआ था, हताशा निराशा थी, पॉलिसी पैरालिसिस थी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और जनता में जो महंगाई भ्रष्टाचार का जो तांडव रचा गया था उससे जनता मुक्ति चाहती थी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक आशा की किरण जगी और माननीय मोदी जी उसमें निरंतर लगातार लगे हुए हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चल रहे हैं साथ में। और आज वास्तविकता में अक्षय जी जो विपक्षी एकता की आप बात कर रहे हैं, ये शायद मोदी जी का जो एक बड़ा आभा मंडल है, जो उन्होंने काम किए हैं देश में जनता के लिए, समाज के लिए, उससे घबरा के ये एकजुट हो रहे हैं। और एक सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि अगर ये जैसा विपक्ष कहता कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर भाई आप एकजुट क्यों हो रहे हैं? सवाल तो ये है ना कि जब आप मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप एकजुट क्यों हो रहे हैं? दूसरी तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस को ये भी बताने से नहीं चूकते कि आपका राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में आपकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, आप राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ये जो कांग्रेस की विचित्र स्थिति बनी हुई है, उनको आईना दिखाया जा रहा है, ये इनके लिए संकट का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर बूथ स्तर से लेके विधानसभा लोकसभा स्तर पर निरंतर काम कर रही है। हमारा मजबूत संगठन है, बूथ स्तर पर बहुत हमारे पास कार्यकर्ता है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मोदी जी और योगी जी का जो काम है वो जनता के बीच में जा रहा है और जनता देख रही है, विपक्ष नहीं देख रहा है। ये बात बिल्कुल पक्का है। विपक्ष का काम आलोचना करना है, वो करता रहेगा और इनको दिखेगा भी नहीं, और वो जनता इनको बताएगी, जनता देखेगी और उसके आधार पर आपने ये बात कही कि तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है? ये काम का प्रभाव है जिसकी वजह से तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होने पर मजबूर हैं। लेकिन ये एकजुटता क्या बीजेपी के लिए चुनौती है? संजय सिंह जी, इस बात को तो फिर आप स्वीकार कर रहे हैं ना? देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है, किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सर, हम चुनाव की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ, देखिए, सवाल ये है कि इनकी विपक्षी एकता है किस आधार पे? ये कौन सा इनका वैचारिक धरातल है विपक्षी एकता का? ये अवसरवादी विपक्षी एकता है। सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, मोदी हटाओ। मोदी जो हटाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। ये अवसरवादी गठबंधन है और अगर एक कहा जाए ये ठगबंधन बेसिकली बन रहा है, जनता को ठगने के लिए बनाया जा रहा है, जिनका कोई वैचारिक धरातल नहीं है।
जब मतदाता जी, ये पोलिंग बूथ वैचारिक पर धरातल पहुंचेगा नहीं है इनका कोई। तब और ये इतने तमाम बातें आंतरिक जो आप कह रहे हैं मतभेद हैं लोगों के इस जहन में गठबंधन के रहेंगी, अंदर, उसके आधार पर ही ये वो एक अपना धरातल फैसला पे खड़े तय ही नहीं हो करेगा। पाएंगे। लेकिन अब्दुल हफीज गांधी जी, साहब, ये एक इस महामंथन के बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है, वो इस बात का जवाब दें कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान दलितों का कितना हित किया, शासन की योजनाओं का कितना फायदा उन तक पहुंचा है। ये सीधा आरोप लगाया है, खासतौर पर आपकी पूर्व की सरकार पर। देखिए अक्षय जी, पिछली सरकारें जितनी भी रही हैं और 70 साल से जिन पार्टियों ने राज किया है, विभिन्न प्रदेशों में राज किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि जितनी भी उपलब्धियां हैं पिछले सरकारों की, उसको नकारने का काम करते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पिछले 4 साल में सारे काम हुए हैं। आज आईआईटीज की प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं, बताएं तो आईआईटीज किसने दी इस देश के अंदर? एम्स किसने दिया? इस देश के अंदर जो डैम्स का जो जाल है और जो नहरों का जाल है वो किसने दिया? आज जो आप इतनी यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं वो किसने दिया? तो नकारना बहुत आसान है चीजों को, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। यदि विपक्ष सवाल उठाता है कि आपने पिछले 4 साल में क्या किया, तो हम समझते हैं कि विपक्ष अपनी जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर सवाल मारे जाएंगे और सवालों को दबाया जाएगा, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या विपक्ष के माध्यम से हो, सवाल अगर दबाए जाएंगे तो हम समझते हैं कि लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसका हनन होगा, जो भारतीय जनता पार्टी वक्तन फवक्तन करती रहती है। जहां तक सवाल अभी गठबंधन पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं उन्होंने उठाया, तो मैं पूछना चाहूंगा कि बिहार के अंदर तो महागठबंधन जो बना था जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी का, उसको जनादेश मिला था, लेकिन आपने उस जनादेश को तोड़ते हुए और तुरंत प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। और ये वही प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए पर उंगली उठाई थी और कहा था कि इनका डीएनए गड़बड़ है, और एक क्षण में जो है डीएनए सही हो जाता है और सत्ता लोलुपता में भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर जो जनादेश महागठबंधन को मिला था वो ठगबंधन बनाने का काम करते हैं। तो बिहार के अंदर ठगबंधन आपने बनाया। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे जो दल हैं, जो वंचितों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, जो पिछड़े तबकों की बात करते हैं, वो विचारधारा के स्तर पर एक हैं, लेकिन आपकी सोच जिस संगठन से आती है उसमें दलितों का हित नहीं हो सकता। आपकी सरकार के मैं बता दूं, आपने यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम खत्म किया, आप रोस्टर सिस्टम लेकर आए। अभी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंदर हुए हैं सिलेक्शन, वहां पर आप सिलेक्शन उठाकर देख लीजिए, पिछड़ों का कितना सिलेक्शन हुआ, दलितों का कितना सिलेक्शन हुआ। एक जर्नल का सिलेक्शन ओबीसी में कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारे बजट के अंदर SC/ST कंपोनेंट होता है केंद्रीय बजट के अंदर, उस कंपोनेंट को पिछले 4 साल में हमेशा कम किया गया है। जो SC/ST कंपोनेंट दलितों के लिए और जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके लिए होता है, वो कंपोनेंट कम हुआ है। जो हमारे दलित स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप है उसको कम किया गया है। हमारे शासनकाल में हुआ। जो RSS के चीफ हैं वो बिहार इलेक्शन में बोलते हैं कि आरक्षण की समीक्षा नहीं हुआ है। तो ये कौन सा दलित? ठीक, मैं आऊंगा। आपने डीएनए को लेकर भी प्रश्न खड़ा किया कि एक वक्त था जब नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो जानी दुश्मन हुआ करते थे, आखिर ये कैसी मजबूरी कि इन दोनों को एक साथ आना पड़ गया, इसके पीछे भी क्या मजबूरी? लेकिन उससे पहले ओंकारनाथ सिंह जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, ये तमाम बातें अगर हैं तो फिर क्यों विपक्षियों को एकता की दुहाई देनी पड़ रही है कि सभी एकजुट हो जाओ, अगर मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है, लोकतंत्र को बचाना है तो साथ आना होगा, ऐसा क्यों? बड़ी अच्छा सवाल पूछा अक्षय, आपने जवाब बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके इसमें एक चीज दिखाई जा रही थी जिसमें वो जो आप बना के दिखाते हो क्या क्या उसके अंदर होता है, उसमें एक सेंटेंस था आपकी तरफ से, एंकर ने कहा था जी कि 1857 में यहां से दिल्ली चलो का नारा लगा था। हाँ। और उसी बिहार पर यहां पर ये किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच पर हमको दया आ गई कि जो 1857 में हुआ था बिगुल, वो असफल हो गया था, वो सफल नहीं हो पाया था। तो श्री गणेश इन्होंने जहां से किया है वो अपने आप बता रहा है कि भविष्य क्या होने वाला है। अब आप कहते हैं कि जब इनके में इतनी कमियां थी तो गठबंधन की क्या आवश्यकता है। 2 इंस्टांस देता हूं आपको। 1977 में जब चुनाव हुआ तो ये सबको मालूम था कि इंदिरा जी से पब्लिक नाराज हो गई है और हमारी कांग्रेस पार्टी से लोग नाराज हैं, उनकी स्थिति से इमरजेंसी को नहीं
पसंद कर रहे थे। गठबंधन क्यों किया, एक नई पार्टी का इजाद क्यों किया सारी पार्टियों ने मिलकर। और 1989 में जब राजीव गांधी जी का बोफोर्स और दुनिया भर की चीजें करके उनको बेईमान बनाया गया, इंप्रेशन देके कि भाई ये क्या कहते हैं सब गड़बड़ है, ये वो है, सब दुनिया भर की चीजें, तो उस समय भी ये अलग लड़ सकते थे, क्यों संगठन करके चुनाव लड़ने आए। तो ये तो समय की पुकार होती है। और लेकिन जब एक देखते प्रश्न हैं कि भाई ओंकारनाथ इन्होंने जी कुछ ये भी गड़बड़ उठेगा किया ना है, कि उस वक्त की परिस्थितियां कुछ और थी। कांग्रेस पार्टी के बराबर कोई आज दूसरा भी दल विपक्ष में परिस्थितियां नहीं वही था। हैं। कांग्रेस पार्टी आज के भी मुकाबले कोई दूसरा दल परिस्थितियां- उस परिस्थिति में नहीं था। तो यानी अच्छा, ये माने कि आज कांग्रेस भी भी आज आपको परिस्थितियां वही हैं। खुद को उसी जगह स्टैंड कर देख रही है, जैसा 77 का दृष्टांत आप बता आज रहे हैं। भी परिस्थितियां बता रहा हूं, आज भी परिस्थितियां वैसी ही हैं। ये मंथन करने बैठे हैं जी। इन्होंने मंथन करना चाहिए था, दुनिया की बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी। इनको सबसे पहले मंथन करना चाहिए था कि आज हम उत्तर प्रदेश में 73 सीट लेने की बात कर रहे हैं। जी। 73 सीट कैसे पाएंगे? बाढ़ की विभीषिका को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 211 गांव जो है, 211 लोग मर चुके हैं, 3000 घर बर्बाद हो चुके हैं, सैकड़ों पशु मर गए। और सिंचाई मंत्री का बयान क्या आता है कि अभी ये तो बाढ़ की शुरुआत है, तबाही आनी बाकी है। वो तबाही का इंतजार कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। लेकिन ये मुद्दे आपको नहीं लगता कि चुनाव के दौरान गौण हो जाते हैं? 2017 में ये ओंकारनाथ सिंह जी, आप ही लोग तो गौण कहते हैं होंगे। कि चुनाव के ये गौण दौरान होंगे। विकास के मुद्दे तो ये पीछे जनता हो जो जाते मर हैं। रही है, अक्षय, जनता जो मर रही जी। है, खाने के लिए तरस रही है, उसका मकान बर्बाद हो गया, घर टूट गया, बह गया, क्या कहेगी? हाँ, अच्छा किया आपने, अभी 10-20 और हमारे मार लिए होते तो अच्छा रहता, तब हम करते। अनिल दुबे जी, हैं? अनिल दुबे जी, मुख्यमंत्री मैं ने आपके सब- पास आऊंगा। अच्छा। ये जो तमाम बातें अक्षय, हैं, और ओंकारनाथ सुन सिंह जी कह लीजिए, रहे- और सुन लीजिए। जी जी अक्षय, जरा सुन लीजिए। जी जी। मंथन संक्षेप में में थोड़ा। इनको ये मंथन करना चाहिए कि देवरिया में जो शेल्टर होम में जो बलात्कार हुआ है उसको कैसे रोका जाए, जो वहां रेप हो रहा है, स्त्री इस घटनाएं कैसे रोकी जाए, इनको मंथन करना चाहिए। कांवड़िया जो क्या कहते हैं इस समय अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं और पुलिस के सामने पुलिस की गाड़ी को जला दे रहे हैं, कैसे कानून व्यवस्था दूसरे की, ये मंथन करना चाहिए इनको। पुलिस चुपचाप बैठी हुई है और कांवड़िया आके महिला को मार पीट के भगा के उसी गाड़ी जला दे रहे हैं। मंथन इस पर करना चाहिए। मंथन इनको इस पे करना चाहिए कि आज बेरोजगारी की समस्या कितनी जटिल है, हम इसको कैसे नहीं, समाप्त इन तमाम करें बातों का ताकि तो हम हमने चुनाव जिक्र जीत किया ना सकें। कि ये चाहे किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, इन बातों का जिक्र किया ना। लेकिन राजनीतिक दल जब खुद ही इस बात को अनिल दुबे जी स्वीकार करते हैं कि चुनाव के दौरान विकास के मुद्दे पीछे हो जाते हैं, वरना अब्दुल हफीज गांधी साहब की पार्टी तो नारे लगा रही थी कि हमारा काम बोलता है, चुनाव के दौरान नहीं बोला। प्रश्न ये है विकास कि आप के मुद्दे बीजेपी कभी की तरफ पीछे से नहीं जो होते हैं। मैं आऊंगा, विकास जब आप करोगे तो मैं आप आऊंगा जीतोगे रफीक। और मैं विकास नहीं ओंकारनाथ जी करोगे तो आऊंगा। हारोगे। आऊंगा ना, तो फिर स्वीकार कर लीजिए कि अब्दुल हफीज गांधी साहब जो दावे करते थे वो दावे निराधार थे। अनिल दुबे जी, आपको नहीं लग रहा है कि देखिए, बीजेपी लोकतंत्र तो में हार जीत लगी रहती है। आक्रामक दोबारा मोड से में आएंगे नजर हम आ रही है। 2022 में। गांधी साहब, मैं अनिल दुबे से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। अनिल दुबे जी, आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से आक्रामक मोड में आ गई है, जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है काफी तेजी से, ऐसे में अब विपक्षी दल अगर थोड़ा बहुत विलंब करते हैं तो इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है? नहीं अक्षय जी, कौन से आक्रामक मूड में आ गए हैं? उत्तर प्रदेश में साल में 4 बार कार्य समिति की बैठक करते हैं और सभी दल अपने पार्टी की कार्य समिति की बैठक करते हैं और अपने बैठकों में अपने दल का एजेंडा रखते हैं। चलिए, कार्य समिति की बैठक आपने इस बार में आपने कहा ये दावा संजय सिंह जी की पार्टी कर रही है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर 40 लाख कार्यकर्ताओं की फौज उतार दी है जो बाकायदा डेटा एकत्रित कर रही है। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आप एपीएन के मन से जानकारी ले लीजिए और फिर इस पर आप क्या कदम उठाएंगे? उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ये सही है कि इन्होंने जो है पार्लियामेंट के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी, और वो तैयारी इसलिए नहीं शुरू कर दी है कि क्या है, तैयारी उन्होंने इसलिए शुरू की कि गोरखपुर का फूलपुर का चुनाव हुआ, कैराना का नूरपुर का चुनाव हुआ और मेरठ की धरती इन्होंने इसलिए चुनी कि मेरठ में मीटिंग करेंगे, कार्य समिति करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार को वहां इकट्ठा करेंगे, सारे देश के नेताओं को इकट्ठा करेंगे। और वहां पर जो कैराना और नूरपुर में हार के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस उत्साह की कमी आई, जिस तरह से वो हतोत्साहित हुए, उसमें किसी तरह उत्साह का संचार किया जाए
क्योंकि आज जो पिछले 4 वर्षों से केंद्र की सरकार ने वादे किए थे और 1 वर्ष से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गए, उस सरकार ने जो वादे किए थे देश के नौजवानों से, देश के किसानों से, वो चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो किसानों की समस्याओं का सवाल हो, वो सवाल वैसे के वैसे आज भी खड़े हुए हैं। आज भी देश की जनता जानना चाहती है कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी करते थे और वो 2 करोड़ नौजवानों का आज 8 करोड़ से ज्यादा नौजवान जो है वो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। उसको उसमें से कितनों को रोजगार मिला? उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपया से ज्यादा ब्याज जोड़ दीजिए, वो आज भी बाकी है। ये सारे सवाल हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, देवरिया का कांड हो गया कि इस बात का चिंतन, इस बात का जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आप मेरठ में बैठक कर लीजिए, लेकिन समस्याएं जब तक दूर नहीं होंगी, समस्याओं को वैसे की वैसी खड़ी हुई हैं, तो क्या केवल भाषण के आधार पर आप जमीन दोगे नहीं और योजनाओं का शिलान्यास कर दोगे? ठीक, कहां से क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को देखने का काम नहीं करेगी? ठीक, भाई आप जनता को कब तक बेवकूफ बनाने का काम करोगे? कब तक आप जनता के साथ छल करने का काम करोगे? इस पर भी जवाब दीजिए। छल कर लिया, 2014 में कर लिया, और साथ ही 2017 में एक कर सवाल लिया। और भी अब है, आप कितनी बार ठगोगे? क्या जो उपचुनाव के नतीजे आए थे, खासतौर पर नूरपुर की बात करें, कैराना की बात करें, तो इसके बाद बीजेपी की पेशानी पर ज्यादा बल पड़ गए हैं कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अगर फोकस नहीं किया तो रिजल्ट गड़बड़ा सकता है, और यही वजह कि 21 साल के बाद मेरठ को चुना गया कार्य समिति की बैठक के लिए। अक्षय जी, पहले तो हम आप ही की बात का जवाब देते हैं। आपने कहा कि फूलपुर और कैराना हम लोग हार गए तो हमारी पेशानी पे बल पड़ गए, तो हम इससे परेशान हैं। अब आप ये समझिए, अगर हम 2 सीटों को लेकर परेशान हैं, इनका तो पूरा साम्राज्य उखड़ गया। समाजवादी कहां से कहां पहुंच गए, कांग्रेस का सफाया हो गया और कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर साफ हो गई। अब आप इनकी छटपटाहट और परेशानी को समझने की कोशिश करिए। अगर आप कह रहे हैं कि हम 2 सीटों को लेकर परेशान हैं। दूसरी बात, अभी हमारे मित्रों ने कई सारे आरोप लगा दिए भारतीय जनता पार्टी पे, और अगर इन्हीं के जो अभी सवाल उठ के आए अगर देने लगे तो हमें लगता है आपकी डिबेट का समय निकल जाएगा। हमारे जो कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की बाढ़ को लेकर चिंता कर रहे हैं। इनके सहयोगियों की, इन्हीं के मित्रों की सरकार है केरल में, जो तांडव वहां हुआ है उसके बारे में जरा बोल दे। और जो ये बोल रहे हैं ठगबंधन नीतीश जी का जो बिहार के अंदर हुआ, अरे भाई लालू जी के साथ गठबंधन हुआ था, लालू जी भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे, जेल जाने की तैयारी कर रहे थे, वो अनैतिक गठबंधन था। नीतीश जी को इस चीज का भान हुआ कि मैंने गलती कर ली, वो अपने जो स्वाभाविक साथी थे भारतीय जनता पार्टी उसके साथ आ गए। देखिए, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये पूरी भ्रष्टाचार करने वालों की फौज है, और जिसका पता 10 जनपद का है, भ्रष्टाचार का 10 जनपद का पता है। और एक बात और कहना चाहेंगे आपसे, अभी हमारे डॉक्टर हाफिज साहब जो समाजवादी के हैं, वो कह रहे हैं दलितों के लिए क्या किया है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, इनको हम बता देना चाहते हैं, मोदी जी ने इनकी जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, 8,63,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है दलितों के लिए। ये इतिहास में पहला सबसे बड़ा दलितों के लिए बजट है। 3.5 करोड़ उज्ज्वला के गैस के कनेक्शन दलित परिवारों को बांटे गए हैं। बहुत कुछ है। परेशानी इनको इसी को लेकर है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कुछ जवाब देना चाह रहे थे आपको, अनिल दुबे जी। फिर मैं अब्दुल हफीज गांधी साहब, अभी सुनिए, अभय दुबे जी ने एक बात रखी कि गन्ना किसानों का, अभय दुबे जी तो मित्र है समाजवादियों के, इनको मालूम होना चाहिए 14,000 करोड़ रुपए तो समाजवादी सरकार गन्ना किसानों को छोड़ के गई थी, जिसको हम लोग काट रहे हैं। इनसे जवाब ले अभय दुबे जी समाजवादियों से कि 14,000 करोड़ रुपए क्यों छोड़ के गए। मैं जवाब देना किसानों का मैं जवाब देना चाहूंगा। केन डिपार्टमेंट हर 14 दिन में आंकड़े देता था कितना बकाया। अब इन्होंने इंटरनेट पे आंकड़े देना बंद कर दिए हैं। इनके संकल्प पत्र में है कि हम 14 दिन के, जब सरकार में आएंगे 14 दिन के अंदर सारा बकाया कर देंगे। आप भी 12,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है, और जिस तरह मिल मालिकों ने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, अब सरकार को देना है दें, तो आप इन्होंने डाटा बंद कर दिया देना, आप पब्लिक को बताना भी छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल, आप जाकर देख लीजिए, जानकारी दे सकते हैं अब्दुल हफीज गांधी साहब, जाकर देख लीजिए।
आप अगर जानकारी देंगे, मैं सॉलिड जानकारी दे रहा हूं, आप जाकर देख लीजिए। इन्होंने जून से डाटा देना बंद कर दिया है, मैं सॉलिड जानकारी के आधार पर बोल रहा हूं। और जो मैंने आंकड़ा दिया था दलित का जो SC/ST कंपोनेंट है बजट के अंदर, वो आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, पिछले 4 साल में वो कम हुआ है। और अभी जो SC/ST में ऑर्डिनेंस लाने की बात कही गई, SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट की बात की गई, 12 हत्याओं के बाद इन्होंने किया है। बीजेपी शासित राज्यों में 2 अप्रैल को जब भारत बंद हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में 12 दलितों की हत्या की गई। जब दलित ऑर्गेनाइजेशंस ने, जब रामविलास पासवान ने भारत सरकार पर प्रेशर बनाया, तब ये उस प्रेशर के अंदर आए। उन दलितों की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? आप पहले क्यों नहीं तैयार होते सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को अमेंडमेंट करने के लिए? जब हमारे दलित भाई सड़क पर निकल आए, जब आपकी पार्टी के जो है, अब आपके संगठन, आपके जो है गठबंधन के लोग आपके खिलाफ बोलने लगे, तब जो है मोदी जी को झुकना पड़ा और अमेंडमेंट लाने पड़े। आप उन 12 हत्याओं के जिम्मेदार हैं, आप पहले क्यों नहीं लाएंगे? तो आप दलित प्रेमी नहीं है, आप दलित हितैषी नहीं है। आप देख लीजिए कि दलितों के प्रति 2014 के बाद बहुत ज्यादा उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है। गुजरात जैसे उन्नाव में किस तरह से मारा गया, आप इस बात बेमुला की हत्या की गई, प्रधानमंत्री जी का मुंह नहीं खुलता है। ठीक है गांधी साहब, ठीक है, विपक्षी दलों की तरफ से जो भी मुद्दा उठाया जाता है, कहीं ना कहीं दांव उल्टा पड़ जाता है विपक्षियों पर, और उस मुद्दे से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और खुद सफाई देने में व्यतीत कर जाते हैं, और इसका फायदा बीजेपी को हो जाता है। ये इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं? खासतौर पर SC/ST एक्ट की हम बात कर रहे हैं। SC/ST एक्ट में इन्होंने जो भी किया हो मैं नहीं जानता, लेकिन इनके ही बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि मैं आमरण अनशन करूंगा अगर इसे नहीं खत्म किया गया। तो अब क्या किया जाए? इन्होंने SC/ST एक्ट पास किया, ये कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। इनके ही SC जो MP हैं वो कहती है कि उससे डिससेटिस्फाइड हैं और दुनिया भर की शिकायत सरकार की कर रही हैं। तो सवाल इस बात का कौन है? बैकवर्ड का इन्होंने इतना बड़ा काम कहते हैं हमने कर दिया, और इनके राजभर मंत्री जी जो हैं वो रोज मुख्यमंत्री के खिलाफ ही बोलते रहते हैं और सरकार के खिलाफ बोलते हैं। राजभर जी जो जिक्र कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST एक्ट को लेकर जो फैसला दिया था वो सही था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। हर दिन 1-2 लोग गलत तरीके से फंसाए जाते थे। ये राजभर साहब का बयान। इनके मंत्री, इनके सांसद, इनके विधायक इनसे नहीं प्रसन्न है। इन्हीं का एक मिल्कीपुर के विधायक है, वो आज ही अखबार में निकला है कि उनको मारा गया उनके पिताजी को, और वो FIR लिखाना चाह रहे, पुलिस FIR नहीं लिख रही है। तो ये कौन सा ST एक्ट में इन्होंने संशोधन कर दिया जिसकी वजह से उनका बड़ा काम हो जा रहा है? सबसे बड़ी चीज तो ये है, इनको सब चीजों को कायदे से देखना चाहिए। आप देखिए, बहुत चिंता की बात है, महाराष्ट्र पुलिस ने सतारा सोलापुर में महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, और उनके पास से बम निकले। वो 5 बड़े शहरों में बमबार्ड करने जा रहे थे। कौन लोग थे वो साहब? वो थे, एक थे वैभव राउत जो राइट विंग के सिंपथाइजर है, सनातन संस्था से जुड़े हैं। दूसरे एक्यूज है सुधानवाल गोधालकेकर जो शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के सदस्य हैं। मतलब इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसमें भी हिंदू लोग जो है उग्रवादी हो रहे हैं। ये चिंता की बात है। ये मंथन करेंगे, मंथन इस तरह की चीजों का करें। मंथन इसका नहीं करना है कि हम बहुत जीत रहे हैं, हम बहुत हार रहे हैं। चुनाव में जब करिएगा, लेकिन देश के प्रति आपकी चिंता होनी चाहिए। ठीक है, जैसा ओंकार नाथ सिंह जी कह रहे हैं कि बीजेपी को इस पर मंथन करना चाहिए। हमारा एक प्रश्न ये भी है कि विपक्षी दलों को किस बात पर मंथन करना चाहिए? क्या इसी बात पर मंथन करना चाहिए कि बीजेपी अपनी गलतियों को सुधारे? इससे आप लोगों का भला होगा क्या? नहीं, बीजेपी देखिए, गलती सुधारने की बात होती तो वो गलती सुधारे होते। 4 वर्ष 4.5 साल लमसम होने जो जा रहा है, अब गलती क्या सुधारेंगे? अब तो वो चुनाव के मोड में आ गए हैं, इलेक्शन मोड में है पूरी पार्टी, और वो इलेक्शन के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। वो अब किसी एन के एन प्रकार जनता को बताना चाहते हैं कि साहब हम तो काम करना चाहते हैं, और काम कहीं कुछ हो नहीं रहा है, केवल भाषण देना चाह रहे हैं। जो ठगने की बात जो हमारे मित्र गांधी जी ने बिहार में कहा, तो ठगने का काम तो इन्होंने किया। इन्होंने पूरे देश में किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को, सबको ठगने का काम किया, चाहे जिस वर्ग का आदमी हो। हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा। और आज ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से, भाई इन्होंने 46 दलों का गठबंधन बना रखा है। 46 दलों का गठबंधन किसके डर से आपने बना रखा पूरे देश में? आपके गठबंधन के लोग आपके साथ जो है कहीं नहीं खड़े हुए। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जब फूलपुर का, गोरखपुर का, कैराना का, नूरपुर का चुनाव
रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी के मन में दहशत हुई। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज इनको जो मेरठ में गठबंधन कर मेरठ में जो है इसीलिए हमने प्रश्न में शुरुआती दौर में किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर क्या हाँ, तो ये जो खास फोकस देखने को मिल रहा है उपचुनावों की शिकस्त की वजह से, लेकिन ये नहीं चलने वाला है। हम बात कर रहे हैं 2019 के चुनावी द्वंद्व की, जिसमें अपनी विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी ने महामंथन शुरू कर दिया है। इसमें रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे लोगों की नाराजगी को दूर करना है, कैसे सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है, इसका खाका तैयार किया जा रहा है। एक प्रश्न हम ये भी उठा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां बीजेपी की इस वार पर पलटवार करने के लिए किस तरह से अपनी रणनीति को धार दे रही हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजय सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले तमाम जो सवाल उठ रहे थे, चाहे वो अब्दुल हफीज गांधी साहब हो, ओंकार नाथ सिंह जी या फिर अनिल दुबे जी ने प्रश्न खड़े किए, लेकिन एक सवाल और भी है कि दलितों की नाराजगी को कम करने के लिए SC/ST कानून को भले ही आप लोग पूर्व की तरह लेकर आए हों, लेकिन सरकार के इस कदम से आपको नहीं लग रहा कि सवर्णों में नाराजगी बढ़ी है, सरकार के प्रति गुस्सा है? देखिए अक्षय जी, इस देश के सामने एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है खासतौर से कांग्रेस ने। और एक बात आपको आज इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, महात्मा गांधी ने 1932 में जो सेकेंड राउंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में आजादी से पहले, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी। उन्होंने आखिर में, सबसे आखिर में बोले थे, उन्होंने कहा था कि क्या इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का प्रश्न हल हो जाएगा, और इसी बात को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उठाया था। आज दिक्कत क्या है कि कांग्रेस जो अंग्रेज कर रहे थे, बांटो और राज करो, वही रणनीति अपनाए हुए है। अभी डॉक्टर हफीज और हमारे मित्र बोल रहे थे कि साहब रोहित वोमिला, अब कितनी शर्मनाक स्थिति है कि रोहित वोमिला को मुस्लिम लीग, और ये मीडिया में भी आया कि किस तरह से उसकी जब मौत हुई है तो जो 20 लाख रुपए देने का वादा किया था मुस्लिम लीग ने, उसमें मात्र 2.5 लाख रुपए दिए थे। मतलब ये तो बिल्कुल तय है कि इस देश में प्रायोजित हिंसा कराई जा रही है, चाहे वो ऊना का ये मामला हो, चाहे जहां का हो। लेकिन जो गंभीर संकट है, जिस तरह से झूठ के आधार पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने जो झूठ का जो फरेब रचा इस देश के अंदर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बाद कि साहब आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों दलित सड़क पे आके खड़ा हो गया, हिंसा तांडव मचवा दी। कितना बड़ा झूठ बोला था राहुल गांधी ने कि साहब आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। ये नहीं बोला था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जो मायावती जी ने किया था अपने, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जांच कर लीजिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। स्थिति ये बनी हुई है। आपने मेरे सवाल का जवाब ना, आज देखिए, दलितों में कोई डर नहीं है, दलितों में डर पैदा किया जा रहा है। ये लोग दलितों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीमसेना क्या है? एक मजहब के लोग फाइनेंस करके भीमसेना को खड़ा करवा रहे हैं। ये हिंदुओं को तोड़ने की साजिश रख रहे हैं। और वास्तविकता में यह है कि कांग्रेस ने, जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, हिंदू समाज को दोयम दर्जे पे लाके खड़ा कर दिया। और ये सबसे बड़ा सोनिया गांधी जी के कार्यकाल में हुआ, जिस तरह से। चलिए, आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। अगले राउंड में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उस पर जवाब दें। लेकिन और हमारे ओंकार जी ने जो आरोप लगाया कि सब महाराष्ट्र में हिंदू पकड़े गए, अरे भाई, आपने तो हिंदुओं को आतंकवादी और कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कितना प्रताड़ित किया। अरे आप ये मानिए कि हम वास्तव में नहीं होने देना चाहते। महाराष्ट्र में तो हमारी ही सरकार है, अगर कोई गलत करेगा हम पकड़ेंगे उसको, नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें बधाई मिलनी चाहिए इस काम के लिए। आज कार्य समिति की बैठक को जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन तंज जरूर कसा कि प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले कि पार्टी के अध्यक्ष संसद में चिपको आंदोलन तक करते हैं। उनकी बौखलाहट देखने को इसी से मिलती है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए ये इन प्रकार कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या वाकई में आज कांग्रेस की हालत ये हो गई? कितनी छोटी बात कही गृह मंत्री ने। मतलब आप ये सोचिए, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर प्रधानमंत्री से गले मिलने के लिए गया, तो उसका मतलब ये हो गया कि वो चिपको आंदोलन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं गले पड़ने गए थे। मतलब आप गले नहीं मिलना चाहते हैं।
हाँ वो हो, वही तो मैं कह रहा हूँ, गले पड़ने ही मान ले उसको। मुन्ना भाई की गांधीगिरी कर रहे थे। अरे वो गले पड़ने ही कह दीजिए। गांधीगिरी कर रहे थे, मुन्ना भाई आपकी चीज ये होनी चाहिए थी, खड़े होके आप उनका सम्मान तो करते हैं। अरे भाई, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मना कर देते। संजय जी सुन लीजिए, मना कर देते। संजय जी उन्हें सुन लीजिए, आप मना कर देते कि भाई आप मत आइए, ये यहाँ ठीक नहीं है, जगह नहीं ठीक है, यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अरे आप जब खड़े हुए तभी आप जब बोले थे कि हमसे कह लिया उठो उठो, अरे ऐसे नहीं कहा जाता, मैं देखिए आ रहा हूँ आपके सामने, आप आइए मेरे गले मिलिए। अगर ये कहते हो, कहीं नहीं उन्होंने कहा, ये सभ्यता के दायरे में उन्होंने नहीं कहीं नहीं कहा, ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। और अगर वो कहे होते, देखिए संजय सिंह जी सुन तो लीजिए, तो बोलिए, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हम आपके समय नहीं बोल, आप गलत सुन लीजिए, उसके बाद आप जितना बोलना बोलिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। अगर वो जब क्या कहते हैं, कह रहे थे खड़े खड़े, कहीं दिख नहीं रहा था, उन्हें ये कह रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज ये थी कि भाई रुको, मैं खड़ा हो रहा हूं, खड़े हो जाते, क्या दिक्कत की बात थी उसमें? उसमें कोई ऐसा पाप तो था नहीं, सब लोग हंस रहे थे, सब लोग उसको वेलकम कर रहे थे, उनके साथ ही हाथ ताली बजा रहे थे। वो तो बाद में इन लोगों ने देखा कि ये तो इनकी टीआरपी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने फिर शुरू कर दिया कहने के लिए, दुनिया भर की बातें शुरू कर दी कहने के लिए। आपको लग रहा है कि दांव उल्टा पड़ गया गांधीगिरी का? ना, गांव उनका उल्टा पड़ा, सब उनको हंस रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री इतने बड़े की इस तरह की बात कर रहे हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, भाई आप प्रेम मोहब्बत अलग होती है, आप कहीं हम आपके दरवाजे में जा रहे हैं तो आप कौची कौर में खड़े, लेकिन सदन की मर्यादा तो ध्यान में रखनी चाहिए ना अब्दुल हफीज गांधी साहब। ये सब तो आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं ना, सदन की राजनीतिक दलों को इस बात की जानकारी होती है। अक्षय सुन लीजिए, वो वहां तक चल के गए, वहां पर मिले, अध्यक्ष वहां से खड़ी होकर बैठी हुई हंस रही थी, कहीं उन्होंने कोई टोका नहीं। अगर मर्यादा अमर्यादित होती तो वो जरूर टोकती कि नहीं आप वहां मत जाइए। और ये हमेशा होता रहा है। जब अखिलेश यादव पहली बार एमपी हुए तो मुलायम सिंह जी ने सदन चल रहा था, उसमें सबके पास भेज के पैर छुआए, सबके पैर छुआए उन्होंने, उनको भेज के। ऐसे जब सुषमा जी बीमार होकर आई, सोनिया जी गई उनको देखने के लिए, जब सोनिया जी बीमार होकर ठीक होकर आई तो सुषमा जी आई वहां उनका हाल चाल पूछने के लिए। ये सदन में ऐसा हमेशा होता है। और जब प्रधानमंत्री ने अपना पहला भाषण दिया था तो सबके पास चल के आए थे सदन में, और एक एक आदमी से हाथ मिला के गए थे। तो ये तो हमेशा होता रहा, कोई राहुल गांधी ने गलत काम थोड़ी किया था। चले ठीक, अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्या इस गांधीगिरी पर उल्टा दांव चल दिया बीजेपी ने, जैसे कहीं ना कहीं थोड़ा प्रश्न भी खड़े हुए? देखिए, संसदीय व्यवस्था में शिष्टाचार का आदान प्रदान होता है। मैं पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं, बाहर के संसद में जाते हैं, तो वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या मिलते नहीं है? कंधे पे हाथ रख देते हैं, हक करते हैं उनको। और कई बार मीडिया में आया कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया इस तरह से। सर, सदन में चर्चा चल रही हो अब्दुल हफीज गांधी साहब, आप सदन में चर्चा चल रही हो, आप गलबैयां करने लग जाइए, आंख मिचकाना शुरू कर दीजिए। ये संसदीय परंपरा ठीक है क्या? देखिए, जो कल को सीटी बजाने की भी आप लोग तारीफ करेंगे। रहने के दौरान मैंने आपको अभी ओमकार जी ने जो बताया वो सदन में चर्चा के दौरान ही शिष्टाचार बताया है। 1961 में जब पहली बार डॉक्टर और लोहिया जीत के आए सदन के अंदर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुके देकर उनका स्वागत किया। अच्छा, फिर प्रधानमंत्री जी ने दोबारा क्यों बुलाया राहुल जी को? कह देते कि बाद में मुलाकात होगी, अभी सदन चल रहा है। तो उनकी पीठ पे हाथ रखना और थपथपाना, ये भी तो प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए था फिर। तो देखिए, एक शिष्टाचार है और ये बड़ा दिल दिखाना होता है कि खड़े होके यदि प्रधानमंत्री जी मिल लेते तो बहुत अच्छा मैसेज जाता। खुद प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये तो जिक्र कर दिया था, इसलिए तो बीच में इस विषय को थोड़ा सा लाना पड़ा। लेकिन अनिल दुबे जी, अभी प्रश्न वहीं पर खड़ा हुआ है कि विपक्षी एकता की बात, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनकी बात तो लगभग तय नजर आ रही है कि ये लोग गठबंधन में जा रहे हैं चुनाव लड़ने, और समाजवादी पार्टी के लिए सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं है, वो त्याग करने को भी तैयार हैं। लेकिन इसमें आरएलडी की क्या जगह होगी, कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान होगा, इस बारे में अब तक कुछ पुख्ता नहीं हो पा रहा। ये विलंब कहीं नुकसान का कारण तो नहीं बनेगा? देखिए, सैद्धांतिक सहमति अक्षय जी सभी दलों के बीच में है, और सभी दलों का एक एजेंडा है कि इस देश को कैसे जो है यहाँ के किसानों को, यहाँ के नौजवानों को न्याय दिलाया जाए, कैसे यहाँ से महंगाई से निजात मिले, कैसे समस्याओं से छुटकारा मिले। क्योंकि जो सरकार आई थी उसने इन सब चीजों से को तिलांजलि दे दी, वादा जरूर किया लेकिन काम कुछ नहीं किया। तो इस मुद्दे पर देश के राजनीतिक दलों में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में तो सब लोगों ने मिलकर कैराना और नूरपुर में चुनाव लड़ा। वो सहमति आज भी आगे, सैद्धांतिक सहमति तो कायम है।
और वो गठबंधन की तरफ है, अग्रसर है, वो कहीं पीछे की तरफ नहीं है। और आज उसी गठबंधन का डर है, उस गठबंधन का डर है कि सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस सवाल एक दो सीटों का था ना, मिलकर के चुनाव लड़े वो तो एक दो सीटों की बात थी ना। अब तो 80 सीटों पर होगा, तो सीट शेयरिंग आपको लग रहा है कि इतना आसान एक मुद्दा दो है? सीटें नहीं थी। अच्छा जी, ये एक दो सीटों का सवाल नहीं था। गोरखपुर की सीट पूरे पूर्वांचल का संदेश लेकर के आ रही थी। इलाहाबाद की सीट पूरे मध्य उत्तर प्रदेश का संदेश लेकर आ रही है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संदेश कैराना और नूरपुर की सीट ने दिया। नहीं तो गोरखपुर और फूलपुर में कांग्रेस तो इस गठबंधन का हिस्सा थी नहीं, जमानत जब्त हुई थी। और ये अनिल दुबे जी, और सुनिए, वो ठीक है कांग्रेस वहां पर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो सब लोग एक साथ थे। और ये चीज ऐसे नहीं है, ये उस बात का डर है, और इनको ये डर है कि सपा, बसपा, आरएलडी या ये कांग्रेस, ये सब अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश साफ हो जाएगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट शेयरिंग के लिहाज से तो हम कह रहे हैं कि अगर वोट परसेंटेज आप पिछले चुनाव से तुलना करेंगे तो अगर बाकी के विपक्षी दल एक साथ हो जाते हैं तो बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये विपक्षी एकता होगी कैसे? अब्दुल हफीज गांधी साहब, आप लोगों ने कुछ तय किया हो, कुछ आप लोगों ने रणनीति बनाई हो कि 80 में से हम 20 सीटों पर लड़ेंगे, 25 सीटों पर लड़ेंगे या 25 सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि वहां राष्ट्रीय लोकदल बिजली की बड़ी दरों पर संघर्ष कर रहा है। देखिए अक्षय जी, इस पे वार्तालाप चल रहा है, अभी वार्तालाप चल रहा है। मैं अभी इस पे बहुत कुछ आपको नहीं बता पाऊंगा, और ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। कौन इस गठबंधन का हिस्सा होंगे, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, ये हमारी अभी रणनीति का हिस्सा है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सब विचार विमर्श चल रहा है। सीट पर मैं बताइए, हम समझ रहे हैं, देखिए अभी मैं बहुत ज्यादा, देखिए मैंने कहा आपको कि देखिए मैंने अभी आपको कहा कि आधिकारिक तौर पर मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि कौन कौन इसका हिस्सा होगा, कौन कौन नहीं होगा, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूं कि इस देश के अंदर महागठबंधन बनेगा। कैसे? जैसा अभी कुछ तय ही नहीं है कि गठबंधन में कौन कौन शामिल होगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, चेहरा कौन होगा। वार्तालाप चल रही है, वार्तालाप चल रही है। आपने तो बड़े चुनाव देखे हैं अक्षय, आपने तो बड़े चुनाव देखे हैं, कभी टिकट जो है 15-20 दिन के पहले डिसाइड हुआ है? नहीं सर, चुनाव के पहले एक महीने पहले रास्ता तो बन जाता है। और ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं रास्ता क्योंकि बताया नहीं समाजवादी जाता पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने रास्ता नहीं बताया जाएगा सर। समाजवादी पार्टी के अंदर से कुछ आवाजें उठी, आप अकेले में पूछिएगा आपको बता देंगे सर। आप अकेले में पूछिएगा आपको बता देंगे, आप क्या चाहते हो भाजपा को बता दें। उसी सवाल अकेले का नहीं है ओंकार नाथ सिंह जी, हम दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि आप एक मजबूत गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन का मजबूत गठबंधन है, दर्शक को ये मजबूत गठबंधन है, बनने जा रहा है। दर्शक का संदेश नहीं है, दर्शक का आदेश है, उसने आदेश दिया, इसलिए मजबूत गठबंधन बन रहा है। सीधी सी बात। ठीक, लेकिन एक सवाल ज़हन में आता है ना, कि मुझे आप एक बात बताइए, विपक्षी दलों के अंदर से आवाजें उठने लगे, ये तक याद दिलाए जाने लगे कि किस पार्टी की कितनी औकात किस राज्य में है, उसी हिसाब से उसको सीटें दी जाएं या फिर उससे गठबंधन ना किया जाए। नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहा गया, किसी पार्टी की तरफ से कहीं कुछ नहीं सर। समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहा हूं मैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता होने के नाते आपको बताना चाहूंगा कि कहीं भी ऐसा किसी से नहीं कहा गया था कि ऐसी पार्टी से गठबंधन नहीं करना है। कोई पार्टी का, देखिए कोई पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी जी ने ऑथराइज किया है कि गठबंधन से रिलेटेड किसको कितनी सीटें जाएंगी, कौन गठबंधन का हिस्सा होगा, इसका फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। कोई भी कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं के पार्टी ने ऑथराइज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किया है, गठबंधन होगा तो बगावत हो जाएगी, तो ये शुभ संकेत तो नहीं है ना। फिर हमारे यहाँ तो कोई आवाज नहीं उठ रही है, और किसी पार्टी में तो मैं बता नहीं सकता हूँ सर। जिनसे गठबंधन की बात आप लोगों की चल रही है, जैसा आप कह रहे हैं कि अभी इस पर हम विस्तार से नहीं बता सकते, उस गठबंधन के सहयोगी पार्टी की तरफ से अगर आवाज उठे तब तो फिर सवाल खड़े होंगे ना। अभी तो नहीं, कोई किसी तरफ से कोई आवाज नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि बातचीत हमारी चल रही है। मैं आधिकारिक तौर पे आपको बता रहा हूँ कि हर पार्टी का सम्मान है और हर पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। संजय सिंह जी तैयार है मुकाबले के लिए? क्योंकि एकजुटता की बात तो अभी भी कही जा रही है, भले ही तस्वीर बिल्कुल क्लियर नहीं है। देखिए अक्षय जी, बिल्कुल मजबूती के साथ तैयार है, और हमारे पास एक विश्वसनीय नेतृत्व है जिनका बहुत बड़ा आभा मंडल है, भारत में नहीं विदेशों में भी है उनकी
मोदी जी का एक कद है बहुत बड़ा, उनके आगे कोई नेता नहीं टिक पा रहा है। देखिए कई सवाल है इस गठबंधन, ये जो गठबंधन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी डॉक्टर हफीज गांधी जी दलितों की बड़ी चिंता कर रहे थे। ये सवाल तो इनका मायावती जी का जो वोट बैंक है वो बार बार पूछेगा इनसे कि भाई आपने स्टेट गेस्ट हाउस कांड क्यों किया था मायावती। इसका जवाब मायावती जी खुद दे चुकी हैं। सुनिए तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। शांत रहिए। बहन जी ने कहा यह गठबंधन मजबूत होगा और मजबूत होता चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं आएगा। क्योंकि जब इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं, जब आप डीएनए याद दिलाते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी पार्टी की तरफ से सवाल, इससे थोड़ा बचिए, मुद्दे पर रणनीति की बात कीजिए। आज सपा बसपा के समाजवादी वाले कह रहे हैं कि पहले हमारा सपा और बसपा का शेयरिंग होगी, जो बचेगी वो हम कांग्रेस को नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल किसने कहा है? और मुझे नहीं लगता कि आप कहां से बोल रहे हैं। बिल्कुल कोई भी आधिकारिक व्यू नहीं है इस तरह अब्दुल का। हफीज गांधी साहब, ये डिवाइड एंड रूल कोई समझ लीजिए, देखिए वो आपस में लड़वाना चाह रहे हैं। देखिए कोई भी इस तरह का वक्तव्य नहीं है और इस तरह का स्टेटमेंट किसी की तरफ से नहीं है। संजय सिंह जी के दिमाग की उत्पत्ति है खुद। मैं बता देना चाहता हूँ अक्षय जी, इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी आज आशंकित है, चुनौती ये लोग आज आशंकित है गठबंधन से। मैं आपके पास आ जाऊंगा। 16 महीने में आ रहे हैं। 16 महीने में 5 उपचुनावों में से 4 उपचुनाव आ रहे हैं ये लोग। गांधी जी बोलने दीजिए, आपके गांधी बात पे हम बोल रहे हैं जी। जो ये जिस तरह से एनआरसी के मुद्दे पे ये लोग चुप्पी साधे में, जिस तरह से ममता बनर्जी ने गृह युद्ध की सब धमकी दी है, ये लोग जो अलगाववादियों के साथ खड़े हैं, देश के सामने सबसे गंभीर चुनौती अक्षय जी ये है, उस चुनौती से हमें लड़ाई लड़नी है। देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। ये जो साजिश रच रहे हैं बाहर से बुला के, देखिए चलिए आपके हिसाब से साजिश है, लेकिन सवाल होता है कि परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो उससे तय होता है कौन पास। एनआरसी के मुद्दे पे लोग पीडीपी का मत था कि अफजल गुरु शहीद है, उस पार्टी के साथ एक गठबंधन करते हैं, 4 साल सरकार चलाते हैं पीडीपी के साथ। जो पार्टी ये कहती है कि अफजल गुरु शहीद है, एक आतंकवादी को शहीद कहने वाली पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है और सरकार चलाती है। ये इनकी सत्ता लोलुपता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोलुपता में कहीं भी जा सकती है। क्या पीडीपी के साथ आपने अलायंस नहीं किया? जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी का मत था कि अफजल गुरु शहीद है, अफजल गुरु आतंकवादी नहीं है, उस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया। संजय सिंह जी आपको भी, अब्दुल हफीज गांधी साहब आपको भी फेल हो गया आपका पतित पावन। गांधी जी का सेकुलरिज्म नेहरू का फेल हो गया जिन्ना के आगे। चलिए आरएसएस की विचारधारा नहीं चलेगी, हत्या हो गई। आरएसएस की विचारधारा नहीं चलेगी। जिस विचारधारा ने गांधी जी को मारा वो विचारधारा नहीं चलेगी इस देश के अंदर। क्यों शर्मिंदा कर रहे थे? जिस विचारधारा ने गांधी को मारा वो विचारधारा नहीं चलेगी। अब्दुल हफीज गांधी साहब दोनों लोग शांत हो जाइए। अब ओंकार नाथ सिंह जी कुछ गुनगुना रहे हैं तो सुन भी लेते हैं, कर लीजिए, शांत हो जाए किसी तरह से। चलिए आपकी ये कोशिश रंग तो लाई, लेकिन अब्दुल हफीज गांधी साहब ये इतना आसान आपको क्यों लग रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी बगैर किसी रार के, बगैर किसी तकरार के? क्योंकि बीजेपी एक एग्जांपल दे रही है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री के 2 महीने के अंदर आंसू निकल आते हैं। जब तमाम पार्टियां इकट्ठा होंगी तब क्या होगा? देखिए हम बताएं कि जो भी पार्टी आज अपोजिशन में है उनके लिए देश सर्वोपरि है, उनके लिए संविधान सर्वोपरि है। अब देखिए अब बोलने नहीं देंगे, अब बोलने नहीं देंगे, अब बोलने नहीं देंगे, अब नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके पास सच है नहीं। आज अक्षय जी आप सोच सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहां पहुंचा दिया है। कभी इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बाहर निकल के ये कहते थे कि लोकतंत्र को बचा लीजिए। अरे पीडीपी के साथ आपने गठबंधन चलाया। पीडीपी कौन सी पार्टी थी जो अफजल गुरु को शहीद कहती थी? उस पार्टी के साथ आप गठबंधन में जाएंगे, 4 साल सरकार चलाएंगे और फिर जब चुनाव आएगा तो आप उसके गठबंधन तोड़ने का नाटक करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। आज जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज हैं वो उनके लिए देश सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। मैं आप दे रहा हूं, संजय जी बोलने देंगे तब मैं आपका जवाब दे पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आज जिस हालत में देश को खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, भारत के इतिहास में पहली बार 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस निकलते हैं और कहते हैं संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। जिस सरकार में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, आज इलेक्शन कमीशन की क्या वैधता है? आज आप देखिए लोकपाल का अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। अब्दुल हफीज गांधी साहब चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है, हम इधर उधर जाने के बजाय
तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे देश को प्रश्न इन का सारी उत्तर स्थितियों से नहीं दिया। निकालने के लिए गठबंधन उम्मीद करता हूं अनिल दुबे जी इसका उत्तर जरूर दें। अरे राफेल अनिल डील दुबे पे जी, बताइए ना, इतना आसान होगा क्या जब तमाम विपक्षी दल एकजुट उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा घोटाला राफेल है, उनमें विवाद की कोई राफेल सबसे गुंजाइश बड़ा नहीं घोटाला रहेगी। बताइए। इतनी एकता आप उम्मीद कर आप सकते हैं जेसीबी क्या? बिठा लिए ना, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा लिए। अब्दुल आप हफीज जेपीसी गनी बिठा लिए, प्लीज जेपीसी क्यों नहीं सर, बिठाते? कार्यक्रम के समापन का वक्त जेपीसी बिठा लिए। है, कार्यक्रम के समापन का वक्त है। अब्दुल हफीज कहीं कोई गनी विवाद साहब, नहीं धैर्य है। रखिए। ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती इन चीजों को उठा रही है। कहीं कोई विवाद नहीं है। विपक्षी दल एक साथ हैं। विपक्षी दल जो है एक साथ होकर के लड़ रहे हैं। विपक्षी दलों का अपना एक मकसद है और वो मकसद सत्ता है। देश ये की मकसद सत्ता नहीं है, मकसद सबसे में प्रश्न बड़ा नहीं मकसद खड़े आपका होते हो हैं सकता है। कि सत्ता ही मकसद एक है। राज्य में प्रचार आप करना अलग मकसद अलग है। चुनाव लड़ते हैं, जहां पर सहूलियत है वहां पर गठबंधन करने को तैयार हो जाते हैं। ये मैसेज आपको नहीं लगता कि जनता घोटाले करना मकसद है नहीं है? अरे ये इस देश की जनता जानना चाहती है और उस जनता ने मैसेज दिया कि जो हमारे साथ ठगी हुई है, तो उस ठगी का जवाब देने के लिए आप लोग इकट्ठा होकर के आओ। और वो मैंडेट कर्नाटक से ही दे दिया था। कर्नाटक में लोग अलग अलग लड़े, लेकिन बाद में सरकार बनाई वो जनता का संदेश था। और वो जनता ओंकारनाथ सिंह जी, क्या आने वाले वक्त में यही सूरत जो कर्नाटक का जिक्र कर रहे सब लोग एक हैं साथ अनिल दुबे साहब, वही स्थिति होगी कि मौके की नजाकत को देखते हुए दोस्ती परवान गठबंधन चलेगी? होके रहेगा। गठबंधन एकदम तैयार है, गठबंधन हो चुका है, खाली सीटों का बंटवारा होना है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अक्षय बिल्कुल जी, देखिए अक्षय जी एक बात कह के सर, समाप्त करेंगे। 10 सेकंड का वक्त है, देखिए, अगर आप इस अपनी देश बात के पूरी कर अंदर जी हाँ बिल्कुल। देखिए अभी कर्नाटक में तो कुमार स्वामी आंसू के घूंट पी रहे हैं और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। चौधरी चरण सिंह जी, चंद्रशेखर जी, देवगौड़ा जी, चलिए सर, चलिए इन तमाम बातों का जिक्र आप लोग करते ही रहते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते ओंकारनाथ सिंह जी, अगर वही गीत आप एक बार फिर गुनगुना पाए ताकि थोड़ा और बाकी के दल भी- राघव राजा राम। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी का पूरा फोकस है। दरअसल हाल में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को गठबंधन के सामने करारी शिकस्त झेलनी पड़े। इस बात को बीजेपी बेहतर तरीके से समझती है कि 2014 का इतिहास दोहराना आसान नहीं होने वाला और यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं और बड़े बड़े मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। कल समापन कार्यक्रम है जिसमें जीत का मंत्र पार्टी अध्यक्ष अमित शाह देंगे। हालांकि विपक्षी पार्टियां अब भी इस बात को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं कि हम किसी भी सूरत में एक मजबूत गठबंधन तैयार करेंगे और मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि गेंद जनता जनार्दन के पाले में ही है, मतदान उन्हें करना है क्योंकि लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार चुनने का मौका उनके पास ही होता है। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना है। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।